हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू प्रॉपरली? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। डन। ठीक है। तो आज से जो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम एक फुल जुडिशरी डेमो मतलब फुल जुडिशरी बैच स्टार्ट कर रहे हैं 9 सब्जेक्ट के। और एक बार मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि कैसे कैसे हम लोग इसका पूरा कोर्स को स्टडी करेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख ही रही होगी। फुल जुडिशरी बैच। अब ये जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं वो 9 कॉमन सब्जेक्ट्स। कब पढ़ा रहे? Someone is saying something. ठीक है। आप ये देखिए, फुल जुडिशरी बैच फॉर 9 कॉमन सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम क्या कराएंगे? सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेजर सब्जेक्ट है जिनकी क्लास शाम को, ठीक है, इवनिंग में चलेगी 7:15 to 9:15 PM। एंड जो हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे? एसआरए, लिमिटेशन, जेजे, टीपीए एंड कॉन्ट्रैक्ट, जिनकी क्लास मॉर्निंग में 9 to 11 PM, 11 AM रन करेगी। डन। तो आप बोलेंगे कि मैम कैसे पढ़ाएंगे? प्री, मेंस और इंटरव्यू। यदि कोई एलएलबी का भी स्टूडेंट है तो हम बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा हसल कर रहे हैं। प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के प्रोस्पेक्टिव से। मैम इंटरव्यू का आप बैच स्टार्ट करोगे? नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, समझिए कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगी कि आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है, बोलना है, ये सारी चीजें हम बेसिकली बताएंगे। कितने टाइम का कोर्स है? मैम सर 4 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है, 4 मंथ्स में मैम इतना जल्दी जल्दी कैसे करोगे? देखो, बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा, क्योंकि हम यदि एसआरए और लिमिटेशन की बात करें, कितने दिन के सब्जेक्ट है ये? 7 to 8 डेज के सब्जेक्ट है। इससे ज्यादा ये सब्जेक्ट इतने ज्यादा खिंचते नहीं है। एसआरए, लिमिटेशन हो गया। टीपीए एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, टेस्ट सीरीज मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगी, और लास्ट में मैं एक टेस्ट सीरीज भी बता दूंगी। हर एक सब्जेक्ट के बाद में आपसे एक पेपर ले लूंगी, ठीक है, ये सही रहेगा। अब देखिए, जो टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट है ये 15 to 18 डेज, मतलब ईच। ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ ही बोल रही हूँ। टीपीए कॉन्ट्रैक्ट 15 to 18 डेज ईच। जो सीपीसी है, सीआरपीसी है और आईपीसी है, ठीक है, इसके अंदर हमें लगेंगे अप्रोक्स 30 to 35 डेज। कॉन्स्टिट्यूशन 29 डेज अप्रोक्स। अब ये इतने सारे मंथ्स कैलकुलेट करके यदि हम इसको क्यूमुलेट करेंगे तो 4 महीने से ज्यादा होंगे। लेकिन क्या चलेंगी हमारी दिन, मतलब डेली कितनी क्लासेस चलेंगी? डेली हमारी 4 क्लासेस चलेंगी। जैसे आज ही आप देख रहे होंगे, आज जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो चलेगी टीपीए की एंड जेजे की। ठीक है, तो ये 15 to 18 डेज में ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ में हमारी क्लास चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन की एंड किसकी क्लास चल रही है? सीपीसी की। तो ये जो क्लास है वो 30 to 35 थी। जैसे आप यदि एक महीने की बात करेंगे, तो हम एक मंथ में, यदि 1 मंथ में हमारा जेजे हो गया, टीपीए हो गया, साथ में हमारा एसआरए हो गया, लिमिटेशन हो गया, क्योंकि ये 15 डेज के हैं, 15 15 डेज के, तो 2 क्लास चलेगी, और ये 7 7 डेज के। और रात, मतलब यदि इवनिंग बैच की हम बात करें, तो हमारा सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक महीने में हमारे 4 सब्जेक्ट इस तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं। बिल्कुल हसल में नहीं होंगे, बिल्कुल धीरे धीरे होंगे। और आपको साथ ही साथ मैं बताती जाऊंगी कि क्या प्री है, मतलब क्या प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें हम बता दें। अब बात रही कि मैम क्या हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं क्या? जी हाँ, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हो। उसमें कुछ भी, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको यदि जेजे अकेला पढ़ना है, यदि टीपी अकेला पढ़ना है। मैं फीस एक बार आपको मतलब ग्रुप पे शेयर कर दूंगी कि क्या क्या फीस है। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी क्या करवा सकते हैं? एडमिशन ले सकते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ।
ऑफ कोर्स मैं ओल्ड बुक, आप ये बात करिए, ये बात करेंगे कि आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस की मैम नया पढ़ाओगे कि ओल्ड पढ़ाओगे, दोनों चीजें सेम ही है। यदि हम 80 to 90% इसको कंपेयर करें, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को, जो नए वाले एक्ट हैं उनसे यदि हम कंपेयर करें, 80% सिमिलर है। यदि कुछ भी चेंज है, मैं आपको कंपैरेटिव कंपैरिजन में बता दूंगी कि ये जो नया एक्ट है, सेक्शन वाइज नहीं बताऊंगी कि सेक्शन एक यहाँ पे पुराने वाले एक्ट में दे रखा है तो सेक्शन 4 यदि इस वाले एक्ट में दे रखा है, मैं आपको कंपैरिजन करके बता दूंगी। लाइक सीआरपीसी, एमएम की बात पुराने सीआरपीसी में कही गई है, लेकिन यदि हम करंट सीआर उसकी बात करें, बीएनएसएस की, उसमें एमएम की बात नहीं की गई है। यदि हम ओल्ड सीआरपीसी की बात करें तो उसमें यदि समन सर्व होता है तो वहीं कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि लेडीज, ये जो वुमेन होती है, उन पे समन सर्व नहीं होता, लेकिन ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करंट वाले बीएनएसएस में नहीं किया गया है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको इन कंपैरिजन में आपको बताऊंगी कि नहीं यार, नया वाले, क्योंकि यदि आप लोगों ने सुना हो कि यदि ये एक्ट एनफोर्समेंट में भी आ जाएंगे तो 2 या 3 साल तक यदि एग्जाम्स में ये नहीं आएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप एकदम से इस तरीके से बीच में मत फंसो कि नया पढ़े पुराना पढ़े। जो अभी आपके साथ में चल रहा है, ऑफ कोर्स जो चल रहा है आईपीसी 1860 ही पढ़ेंगे हम। लेकिन इन कंपैरिजन यदि कुछ भी चेंज आया है, यदि कुछ भी चेंज आया है भारतीय न्याय संहिता में, तो उसको हम देखेंगे। सीआरपीसी पढ़ेंगे 1973, एंड सारी लाइव क्लासेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइव क्लासेस नहीं, इंडिविजुअल क्लासेस भी लाइव है। ठीक है, सीआरपीसी 1973 हम पढ़ेंगे, जो भी बीएनएस हमारा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कंपैरिजन में कुछ चेंज आया हुआ है। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 99.9% ये सेम है, सिमिलर है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें ये नहीं बताऊंगी कि ये सेक्शन 1 है और इसका सेक्शन 5 है, या इसका सेक्शन 6 है, या इसका सेक्शन 7 है। 99.9% सिमिलर है। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ क्या चेंज हुए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में टेलीग्राफ की बात की गई थी, इसकी बात की गई थी, टेलीग्राफ की। अमन प्लीज आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। टेलीग्राफ की बात की गई थी, लेकिन यदि हम करंट सिचुएशन देखें तो ये टेलीग्राफ एंड ऑल अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये करंट वाले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके अंदर क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसी चीजें जो हमारे करंट सिचुएशन, जो करंट सिनेरियो है उसमें काम नहीं आती है, उनको क्या कर दिया गया है, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, या बीएसए है, या बीएनएस है, या बीएनएसएस में, इनमें क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो आप थोड़ा सा भी इस तरीके से मत होना कि मैम नया सब्जेक्ट आ गया, आप क्या करोगे। नए सब्जेक्ट बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन जो अच्छे चेंजेस करने थे, मतलब गवर्नमेंट को जो अच्छे चेंजेस करने थे वो चेंज किए गए हैं, किसी भी तरीके के ऐसे नेगेटिव चेंज नहीं किए गए। तो इस तरीके से आप फंसना नहीं है कि मैम नया पढ़े या पुराना पढ़े। अभी हम करंट वाले पढ़ेंगे, ये नया और पुराना कुछ नहीं है, करंट में जो चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं। अब और क्या क्या चीजें होंगी, वापस मैं बोल देती हूँ कि मैं आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यदि आप लोग परचेज करना चाहें तो परीक्षा मंथन कैसे करोगे, कि मैम जैसे मैंने क्या करा, आपको एक चैप्टर पढ़ाया या 2 चैप्टर पढ़ाए, बेसिकली मैं आपको क्लासेस के साथ बताती जाऊंगी कि ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, क्योंकि मेरे पास में प्री की एक प्रॉपर बुक है, तो मैं उसमें से देखती जाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन प्री में पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको फॉर प्रैक्टिस, आपको एक कोई सी भी बुक, जो एमसीक्यू की बुक है, जो मैं प्रेफर करती हूँ वो परीक्षा मंथन प्रेफर करती हूँ। कई लोग सिंगल्स भी प्रेफर करते हैं, ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन क्या होता है, सिंगल्स में एक ही क्वेश्चन आप यदि देखोगे तो 10 बार रिवाइज, मतलब रिपीट हुआ है। लेकिन परीक्षा मंथन में ऐसा नहीं है, आपको जैसे जो पुरानी जो जुडिशरी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, वो सिंगल सिंगल दे रखे हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपने 2 चैप्टर पढ़ा, उसका रिवीजन करा, और सेम डे आप एमसीक्यू कर लोगे ना, तो अभी आप क्या करो, जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो आप है ना उसका 40% समझ पाते हो। लेकिन आप यदि क्या करते हो, यदि उसको प्रैक्टिस में ले आते हो, एमसीक्यूज करते हो, तब ही आपको 100% समझ में आता है। यदि आप ऐसा करते रहोगे, मैंने ये बुक भी पढ़ ली, ये बुक भी पढ़ ली, सारी बुक्स कंप्लीट कर ली, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको क्या नहीं करोगे, उतारोगे नहीं, आप चेक, मतलब क्या होता है एग्जाम में वो आपकी बुक की नॉलेज नहीं चेक करेंगे, एग्जाम में वो क्या चेक करेंगे, जैसे अब यदि हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज को हम देखते हैं, यदि हम एमसीक्यूज को देखते हैं तो कैसे लगते हैं, आइडेंटिकल लगते हैं, ऐसे लगते हैं ट्विंस हैं, भाई बहन लगने लग जाते हैं कि यार इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो ये चीजें किससे आती है, ये सब चीजें हमारी प्रैक्टिस से आती है।
आप यदि 100 बुक भी पढ़ लोगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसकी वैल्यू 0 है। एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, यदि आप मेरी क्लास ले रहे हो, जितना भी चैप्टर, मतलब मेरी और जो भी मेरी कलीग है उनकी क्लास ले रहे हो, आपको हम जितने भी चैप्टर पढ़ाएं, आप क्या करेंगे, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। हम बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेस से हार्ड स्टेज तक लेकर। ठीक है, जिसको छोटा, मतलब थोड़ी सी भी चीजें पता होगी, सीपीसी में जिसको बस ये पता होगा कि सीपीसी में सूट फाइल होगा, अपील है तो पिटीशन फाइल होगी, छोटी छोटी चीजें पता है कि सिविल केसेस प्रीपॉन्डरेंस पे बेस्ड रहते हैं, क्रिमिनल केसेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये सारी चीजें हम आपको बिल्कुल सिंपल से हार्ड स्टेज, ऐसा नहीं है कि एकदम से हार्ड पे लेकर चले जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से हार्ड स्टेज। क्योंकि एलएलबी का यदि स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, आंसर लिख सकता है। और जुडिशरी का कोई इंसान पढ़ रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी एग्जाम में आंसर लिख सकता है कि किस तरीके से एक आंसर को प्रेजेंटेबल बनाया जाए। अब और क्या होगा मैम, नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, नोट्स आपको मैं दूंगी, साथ ही साथ आपको डेली रिकॉर्डिंग्स और ये लाइफ टाइम एक्सेसिबल है। मैं यूट्यूब का एक लिंक शेयर करती हूँ, रिस्ट्रिक्टेड लिंक, और यूट्यूब का लिंक आपको पता ही है, लाइफ टाइम क्या है, लाइफ टाइम एक्सेसिबल रहेंगे। डन। और तीसरी बात, आपको क्या करना है, अब आपको जैसे कुछ नहीं करना, क्लास को बैठकर सुनना है। आपके पास में एक अच्छी नोटबुक होनी चाहिए, रफ नोटबुक मैं नहीं बोल रही, क्योंकि आपके पेज क्या होने चाहिए, साफ सुथरे होंगे तो आपको खुद पढ़ने में अच्छा लगेगा। एक अच्छी नोटबुक, वो भी स्पाइरल। ठीक है, ऐसे वाली नहीं लोगे जो बिल्कुल वन साइड टाइप की होती है, आपको स्पाइरल नोटबुक लेनी है। साथ ही साथ एक अच्छा पेन, मैं कभी भी ऐसा प्रेफर नहीं करती कि, मतलब मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, यदि आपके पास में पेन भी अच्छा है, यदि आपके पास में कॉपी भी अच्छी है, तो आपको पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पेन भी ब्लैक ब्लू, और जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ, कुछ भी एडिशनल चीजें मैं आपको बता रही हूँ, तो आप क्या लिखते जाइए उसको। ठीक है, मैंने बोला कि नहीं ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप उस पर स्टार लगाइए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात कि मैम आप हमें ऐसा कोर्ट में प्रैक्टिस कर दें, ऐसा सिखाओगे क्या, जी नहीं, मैं आपको एग्जाम में कैसा लिखना है। आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे, ठीक है, मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कोर्ट का। मैं आपको बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन, कि ये बेयर एक्ट में ये शैल लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, मे लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, ये सारी चीजें, एक छोटी छोटी चीजें जो आपको एग्जाम में काम में आ सकती है, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। और चीजें देख लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी क्लास है, क्लास भी मैं आपको बता देती हूँ, 9 to 10 टीपीए की क्लास रहेगी, अभी जो करंट 1 मंथ का जो सीन है। ठीक है, 10 to 11 आपकी क्लास रहेगी जुवेनाइल जस्टिस की। हाँ मैम बताएं। हम्म, ठीक है, 9 to 10 आपके किसकी क्लास रहेगी, टीपीए की क्लास रहेगी। मैं टीपीए 15 to 18 डेज में बहुत अच्छे से सारे जो भी डॉक्ट्राइन्स हैं, सारे जो भी मोर्गेज हैं, गिफ्ट हैं, सेल डीड है, मैं बहुत अच्छे से आपको कवर करवाऊंगी। 10 से लेकर 11 तक जो हमारी क्लास रहेगी, जेजी की क्लास रहेगी। जेजी की क्लास में भी पूरे आपको केस लॉज भी, इंक्लूडिंग केस लॉ, जो भी निर्भया केस है, जो भी इसके रिलेटेड केस लॉज है, वो सारे आपको बताए जाएंगे। और शाम को आपकी क्लास रहेगी 7:15 से लेकर 8:15, जो पूरा कोर्स ले रहा है उसके लिए बता रही हूँ, ये रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। देन 8:15 से लेकर 9:15, या 8:20 से लेकर 9:15, ये आपकी क्लास रहेगी इंडियन पीनल कोड की, इन कंपैरिजन, विद भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और दूसरा मैं ये भी बता रही हूँ, ऐसा कुछ हो कि यदि मैं गलत बोल रही हूँ और आपको आता है, तो एक पॉजिटिव मैनर में कि मैम गलत बोल रही है, आप हमेशा क्या करेंगे, जो टीचर है उसकी मर्यादा बनाए रखेंगे। ऐसा आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो रिस्पेक्ट का ध्यान रखे। हो सकता है आप लोग मुझसे बहुत बड़े हो, लेकिन आपको यदि कोई चीज आ रही है, तो आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप मुझे बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, और पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टेज पे आर्गुमेंट की मैम आप गलत बता रहे हो सकता है कि क्या होता है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, और वो ऐसा नहीं कि हमेशा ही होती, हो सकता है 0.2% मिस्टेक हो और आप आर्ग्यूमेंट स्टेज पे नहीं आएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टार्ट करते हैं। रोज मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी एग्जैक्ट 9 AM पे, और 9:05 पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पंक्चुअलिटी बनाए रखनी है,
और यदि आप लाइव क्लासेस लेते हैं बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। यदि लाइव क्लासेस लेते हैं, देखो क्या होता है, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास, मैं क्या कह रही हूँ, जिसकी बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन है जो लाइव क्लास नहीं ले सकता है वही रिकॉर्डेड क्लास ले। अदरवाइज आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप क्या करेंगे लाइव क्लासेस लेके, क्योंकि लाइव क्लासेस का इफेक्ट ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एक बार, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले जो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस पे एप्लीकेबल होता है। कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे आपको लगता है कि कोई इंसान मर गया, मतलब किसी इंसान की डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, किसी इंसान के पास जा रही है, तो क्या उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा? जी नहीं। सबसे पहला पॉइंट फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, ये इंटरवाइवस कि जो जिंदा लोग हैं, कितने कैसे लोग हैं, ये पॉइंट ये किस में आएगा, आपका प्री के क्वेश्चन है कि जो लोग जिंदा हैं, जो लोग जिंदा हैं आज की डेट में, उनके बीच में ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। उनके बीच में यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, उन पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। ये एक याद रखना पहला वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। मान लीजिए, एक तो होते हैं ट्रांसफर, अब ट्रांसफर कितने तरीके के होते हैं, एक होता है बाय लॉ, एक होता है बाय लॉ ट्रांसफर, और एक होता है बाय पार्टीज। बाय पार्टीज में भी मैंने आपको बता दिया, बाय पार्टीज में क्या हुआ, इंटरवाइवस या मरने के बाद, मतलब होता है ना, कोई किसी की डेथ हो गई, तब क्या हो रही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। तो बाय पार्टीज तो ट्रांसफर ये होता है, और बाय लॉस मान लीजिए लैंड एक्विजिशन एक्ट है, होता है ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट हुआ, गवर्नमेंट की मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सनल पर्सन की प्रॉपर्टी किसके पास चली गई, गवर्नमेंट के पास चली गई, या गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली प्रॉपर्टी, तो बाय लॉज ये ट्रांसफर हुए और बाय पार्टीज ये ट्रांसफर हुए। क्योंकि टीपीए पढ़ने से पहले की जनरल जनरल छोटी छोटी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको क्या बताया, चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बताया है कि टीपीए किस पे अप्लाई होता है, टीपीए सिर्फ इंटरवाइवस, ये जो जीवित इंसान है, ये जो जिंदा लोग हैं, केवल इन पर अप्लाई होता है। अब मैम ये टीपीए 1882 में आया, क्या इससे पहले कोई लॉ नहीं था? इससे पहले भी लॉ थे, लेकिन कौन से लॉज थे, इंग्लिश लॉज। बस आपको पढ़ना है कौन से थे, ये नहीं बस इंग्लिश लॉज थे। ये बेस थे जस्टिस इक्विटी पे, मतलब ये जो इंग्लिश लॉ थे ये बेस्ड थे जस्टिस इक्विटी, कि उनको जैसा जस्टिस लग रहा है, इक्विटी देखकर लग रहा है, तो क्या करते थे उसके बेस पर ये क्या कर देते थे, जो भी ट्रांसफर हो रहा था प्रॉपर्टी का, उनको क्या करते थे, ये रेगुलेट करते थे। ठीक है, तो क्या टीपीए बिल्कुल नया है क्या, कोई क्वेश्चन कोई बताएगा इस चीज को कि टीपीए में बिल्कुल न्यू प्रोविजन डाल रखे हैं क्या इंडिया ने? तो आपको देखकर ही पता चल रहा है, जब आप इसका प्रिएम्बल पढ़ोगे तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डिफाइन, डिफाइन तो लिखा हुआ है एंड अमेंड। तो आपको ये दो शब्द जब भी आप प्रियम्बल पढ़ोगे, तो वहां पे आपको दो तीन शब्द दिखते हैं, कंसोलिडेट, डिफाइन, अमेंड। तो मैम यहाँ पे डिफाइन और अमेंड क्यों लिखा हुआ है, कि जहां पे इंडिया वाले लोगों को लग रहा था कि ये चीज को हमें क्या कर देना चाहिए, डिफाइन कर देना चाहिए, वहां तो इन्होंने क्या कर दी, डिफाइन कर दी। वहां पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। और जहां पे लगा कि कुछ नए जो पुराने लॉज हैं उनका क्या कर देना चाहिए, अमेंडमेंट करके इस एक्ट में इंसर्ट करना चाहिए, तो वहां पे क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए हर एक्ट के, ये मैं सिर्फ टीपीए 1882 के प्रियम्बल के बारे में नहीं पढ़ रही। आज से यदि आप मेरी क्लास ले रहे हो, हर एक सब्जेक्ट के हर एक जो एक्ट है उसका आप प्रियम्बल देखोगे। क्या देखोगे, प्रियम्बल देखोगे, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया गया है, यहाँ पे अमेंड किया गया है। हर एक प्रियम्बल में उसकी क्वालिटी बताई गई है, उसकी क्वालिटी बताई गई है। जैसे आप यदि टीपीए का प्रियम्बल पढ़ोगे, वहां पे लिखा है डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स। ऐसा नहीं कि पूरे पार्ट्स को, जो पुराने लॉज थे उनके पूरे पार्ट्स को क्या करा गया है, अमेंड किया गया है, अमेंड सर्टेन पार्ट्स।
रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो मैं पीडीएफ बना रही हूँ, मैं आपके साथ पढ़ाते पढ़ाते ही बना रही हूँ। लाइक जितने भी पीडीएफ मैं क्या कर दूंगी, पूरी कंप्लीट कर दूंगी। जैसे आज मैंने ये 4-5 पेज बनाए, तो मैं आपको ये 5 पेज शेयर कर दूंगी। ठीक है, डेली डेली मैं आपको नोट्स ऐसे ही प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि और हैंड रिटन मैं पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी जो भी टीपीए की क्लास लेंगे। अब देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला प्री का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, 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 ये भी बन सकता है। ये पांचों क्वेश्चन प्री में आ सकते हैं। एक्ट नंबर 4 है 1882 का। ठीक है, 1882 का एक्ट नंबर 4 है। ऑफ कोर्स आपको ये चीज याद रखनी है कि 1882 में आया था, 1882 में आया था। और दो चीजें होती है, एक होती है एनेक्टमेंट डेट और एक होती है एनफोर्समेंट डेट। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसको इनका डिफरेंस पता होगा कि एनेक्टमेंट डेट क्या होती है और एनफोर्समेंट डेट क्या होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको इनका डिफरेंस नहीं पता होगा। मैं ये नहीं कह रही सब होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो ये बीएनएस है, बीएसए है या बीएनएसएस है, इनकी एनेक्टमेंट डेट 25 दिसंबर 2023। लेकिन क्या अभी तक ये एक्ट एनफोर्समेंट में आए क्या? कोई भी बताए। श्रेया मैम, इनकी अभी तक एनफोर्समेंट आई क्या? तो आपको समझ में आ गया, ये तो होती है एनेक्टमेंट डेट। एनेक्टमेंट डेट जब गवर्नर ने साइन करे, जब प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर दिया अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू द लॉज की कौन सा एक्ट है। तो ये जो इसकी एनेक्टमेंट डेट है, इसमें गवर्नर ने कंसेंट कब दी थी? इसने गवर्नर ने कंसेंट दी थी 17 फेब 1882 को। लेकिन ये फोर्स में कब आया था? जैसे अभी तक बीएनएसएस वगैरह फोर्स में नहीं आया, और एकदम से फोर्स में आ जाएंगे तो सब लोग क्या हिल जाएंगे कि यार कैसे एकदम से फोर्स में आ गए। तो इनकी जो कमेंसमेंट डेट है टीपीए की, वो है 1 जुलाई 1882। संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है। कुछ लॉज देख लेंगे हम एक्सेप्शन में, सेक्शन नंबर 22 में, कि कहाँ का अप्लाई नहीं होता। अदरवाइज ये संपूर्ण भारत पे, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। जब इनिशियल स्टेज थी, जब टीपीए इनिशियली आया था, तो कुछ ऐसे पार्ट भी स्टेट थे उन पर अप्लाई नहीं होता है। लेकिन हमको इतना डीप में नहीं जाना है, वो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। पार्ट ए इंडिया में था, पार्ट बी इंडिया में था। अब संपूर्ण भारत में कुछ एक ऐसे सेक्शन है जिसको स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती है। लेकिन अभी आपको बेस में आपको यही याद रखना है कि संपूर्ण भारत अप्लाई होता है। गिवन बाय फर्स्ट लॉ कमीशन, थोड़ा सा याद कर लो, रट लो इसको। ठीक है, ये रटने वाली। टोटल चैप्टर इसके अंदर 8 है और टोटल सेक्शन इसके अंदर 137 है। ये भी आपको टिप्स पे याद रहना चाहिए। किसे याद रहना चाहिए? टिप्स पे याद रहना चाहिए टीपीए पढ़ने से पहले, कि इसके अंदर 8 चैप्टर है और 137 इसके अंदर टोटल सेक्शन है। अब हम बोल रहे हैं व्हाट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर होता क्या है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ट्रांसफर मतलब एक के से दूसरे के पास में कोई चीज हैंड ओवर होनी। ये जनरल मीनिंग है। तो the term transfer means a process or an act by which some property is handed over to another. एप्लीकेबिलिटी में आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल प्राइमरली ऑन ट्रांसफर ऑफ प्राइमरली, मोस्टली, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। लेकिन जब हम प्राइमरली बात करते हैं, जनरली बात करते हैं, कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन लिविंग बीइंग इंटरवाइवस टू अदर, कि जो एक लिविंग पर्सन है तो दूसरे लिविंग पर्सन को यदि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, तभी टीपीए एक्ट अप्लाई होगा। ये एक ऐसा बेस है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन जिसको भी पता है, और आपको यदि आप आज क्लास ले रहे हो तो बस ये चीज याद रखना है टीपीए की। बाकी मैं आपको कुछ याद करने के लिए नहीं बोलूंगी, कि ये केवल उन पर ही अप्लाई होता है जिसमें वन लिविंग से दूसरे लिविंग के ऊपर क्या जा रही है? प्रॉपर्टी जा रही है। अब लिविंग पर्सन का मतलब केवल इंसान ही हो सकता है क्या? नहीं। लिविंग पर्सन का मतलब कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन, ये सारे लोग भी हो सकते हैं। और ये क्या एक्सक्लूड करता है? मैंने आपको बताया ही कि जो लॉ द्वारा, मतलब लॉ के एनफोर्समेंट के द्वारा कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, लाइक फोरफिचर में, इंसॉल्वेंसी में, इनहेरिटेंस में, एग्जीक्यूशन में, इनको ये चीज क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। क्या करता है ये? उनको एक्सक्लूड करता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल भी हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया ही। क्या लिखा हुआ है टीपीए में ऊपर? एन एक्ट टू मैम अमेंड, हाँ, मैम ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। थर्ड वन। हाँ, यस मैम।
देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर बताई, ट्रांसफर किस तरीके से होता है मैंने आपको बताया, 3 तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। एक तो होती है बाय लॉ और एक होती है बाय पार्टीज। ये मैंने आपको बताया, जो भी एक बार पूछ रहा था वो मुझसे एक बार माइक ऑन करिए, जी अमितेश। मैम, हाँ, यस मैम, आया। और एक बाय पार्टीज में मैंने आपको क्या बताया, एक इंटर वाइवस इंटर वाइवस। और एक जो मतलब आफ्टर डेथ ट्रांसफर हुई, ठीक है। और बाय लॉज में लाइक मान लीजिए इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी में मान लीजिए कोई एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, उसके क्रेडिटर पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, या सक्सेशन एक्ट हो गया, ठीक है। सक्सेशन एक्ट में मतलब इस ये तो वैसे भी डेथ में अप्लाई हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स सक्सेशन एक्ट पे तो अप्लाई नहीं होगा। और थर्ड हमने मान लिया कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होती है ना, डिक्री में यस कोर्ट मैम। ने कहा है कि आपका पोजीशन पारुल आपसे भी ये प्रॉपर्टी अमितेश के पास जाएगी, तो क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा क्या इस पे? नहीं होगा, क्योंकि नहीं ये होगा। बाय लॉ, ये कैसे जा रही है प्रॉपर्टी, बाय लॉ ट्रांसफर हो रही है, ना कि बाय लॉजरी। पार्टीज। समझ में आया अमितेश? ओके मैम। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्री हाँ ठीक है, प्रीएम्बल, वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें, जब हम टीपीए भारत की बात करते हैं 1882 की, बहुत सारी चीजों को क्या किया है, डिफाइन किया है, और बहुत सारी बातों को क्या किया है, अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉज। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि भाई टीपीए 1882 से पहले भी कुछ लॉज रहे होंगे, टीपीए 1882 से पहले भी कुछ लॉज रहे होंगे, उसमें से अच्छी अच्छी बातों को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उनको हमने क्या कर दिया, अमेंड करके क्या बनाया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बनाया है, रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। देखो शब्द, अब ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, यहाँ पे ये खत्म भी तो कर सकता था कि डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन थोड़ा समझदार इंसान होगा जिसने भी ये लिखा होगा, वहां पे लिखा हुआ है बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। और एक चीज मैं आपको ये भी बता देती हूँ, टीपीए की जो लैंग्वेज है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जो लैंग्वेज, टीपीए की लैंग्वेज है और जो लिमिटेशन एक्ट की लैंग्वेज है, यदि आप बेयर एक्ट पढ़ोगे, इतनी डेंजरस लैंग्वेज रहती है ना इनकी बेयर एक्ट की, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि बेयर एक्ट एग्जाम में लिख कर आना है, लेकिन क्या होता है समझ में ही नहीं आती कि किस लाइन को किस लाइन से जोड़ रहा है, क्योंकि ये इंग्लिश लॉज है। कैसे लॉज है, इंग्लिश लॉ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। किसी के साथ में इज लगाया, इसके साथ में ना आईएनजी नहीं लगाया, कैसे कैसे इन्होंने शब्दों को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आता है इनका, इंटरप्रिटेशन ही समझ में नहीं आता। आप जब सेक्शन 13 की बात करोगे, जब आप इसके शब्दों को पढ़ोगे ना, कि एक है 4 लाइन का, 4 लाइन का शब्द है, मतलब पैराग्राफ है सेक्शन 13 में, लेकिन इसको समझने में साल साल लग जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। जब आप क्या करोगे, उस लाइन को समझ जाओगे, उस लाइन को आप समझ जाओगे, उसके बाद में जब आप बेरेक्ट करोगे तो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इतना सिंपल बोल रहा था और मैंने आज तक इसको समझा नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और सेम अप्लाई होता है लिमिटेशन एक्ट, जब आप लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 25 पढ़ोगे, लाइन कहाँ से जुड़ के कहाँ टूट रही है समझ में नहीं आता, ठीक है। लगता ही नहीं कि पैराग्राफ को फॉर्म में इन्होंने लिखा है या सेंटेंस केस में इन्होंने क्या करा है, इसको इस सेक्शन की फ्रेमिंग करी है। लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे, पहले हम उसका इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। ऐसे यदि कॉमा भी लगाए ना, तो उसका इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे कि यहाँ पे कॉमा क्यों लगा दिया इन्होंने, यहाँ पे पैराग्राफ क्यों चेंज कर दिया। उसके बाद हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब आइए, प्रिएम्बल हो गया। अब मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन रिपीट करवा, मतलब क्या करवा दिए, रिवाइज करवा दिए। एक्ट नंबर 4 है 1882 का, गवर्नर की कंसेंट कब आई थी, अप्लाई एप्लीकेबिलिटी कब थी, इसको आपको याद रखना है। प्रिएम्बल में क्या वर्ड लिखा हो ये याद रखना है। फर्स्ट लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू आया था, आपको ये चीज याद रखनी है। तो आपके प्री के 5 से 6 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। और यदि आप अभी एमसीक्यू भी देखोगे तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आ जाइए, ठीक है। चार्ट बनाना जरूरी था मेरे को, इसलिए मैंने दोबारा बना दिया, बाकी ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर 2 तरीके से होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। एग्जीक्यूशन, इंसॉल्वेंसी, सक्सेशन, टेस्टामेंट्री जो आफ्टर डेथ क्या आता है, इफेक्ट में आता है, और इंटर वाइवस जिस पर क्या होता है, टीपीए अप्लाई होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि टीपीए अप्लाई होता है। अब आ जाइए, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कितने भागों में डिवाइडेड है। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट छोटा करते हैं,
हेलो हाँ मैम। जी। हम्म। हेलो हाँ मैम, हाँ, ये प्रोडक्ट ऑफ थर्ड लॉ कमीशन है आई थिंक से, मैं एक बार रीचेक कर दूँ। या फर्स्ट लॉ। मैम रीचेक करके रीचेक कर मैं लीजिए बताती हूँ। आप। ठीक है। यस मैम। ठीक है, जो मैंने मतलब पढ़ा था वो फर्स्ट लॉ कमीशन पढ़ा था, मैं एक बार रीचेक करके आपको कल मतलब अभी इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है। जी अब मैम, आ जी जाइए मैम। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम बात करते हैं भारत के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? चैप्टर है इसके अंदर 8 और सेक्शन है इसके अंदर 137। लेकिन इसके अंदर भी ट्रिक खेल जाते हैं ये लोग, ट्रिक खेल जाते हैं, जो हम पढ़ेंगे वो देखो आप स्क्रीन पे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रिलिमिनरी जो सेक्शन है वो है चैप्टर 1 में दे रहे, मतलब चैप्टर 1 से लेकर 4, जिसके अंदर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और जिसके अंदर कहाँ से ये टीपी अप्लाई नहीं होता, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ठीक है, ये सारी बातें प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 में दे रखी है। फिर चैप्टर 2 जो बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूरा सीपीसी बेस्ड है, वो सीपीसी या टीपीए बेस्ड है, पूरा का पूरा टीपीए इस वाले, इसके अंदर इतने अथाह डॉक्ट्राइन आते हैं जो आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं, जुडिशरी एलएलबी के एग्जाम में। इतने अच्छे अच्छे डॉक्ट्राइन्स हैं जो इसके अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि टीपीए का बेस है। यदि आपने ये 5 से लेकर 53 ए पढ़ लिए तो आपका टीपीए 90% कवर है। 90%, क्योंकि मोस्टली ऐसा नहीं है कि गिफ्ट में आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा रजिस्टर कराने की क्या जरूरत है, कब जरूरत है, मोर्गेज के क्या डेफिनेशंस होते हैं, कब रजिस्टर कराने की जरूरत है, एक्शनेबल क्लेम कब रजिस्टर कराओगे, लीज कब रजिस्टर कराओगे। लेकिन 90% बेस इन डॉक्ट्राइन्स पे, क्योंकि जो टीपीए है इन डॉक्ट्राइन्स पे ही क्या है, बेस्ड है। तो इसमें जब हम हाँ, देखिए, जब हम सेक्शन 5 से लेकर 53 ए की बात करते हैं तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, मैंने क्या ना ट्रिक खेल जाते हैं। जब हम 5 से लेकर 37 तक की बात करते हैं, सेक्शन 5 से लेकर 37 तक की बात करते हैं इस चैप्टर के, तो ये जो चैप्टर के 5 से लेकर 37 है, ये दोनों प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होता है, मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, याद रहेगा, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, याद रहेगा। जो चैप्टर 2 है, जो चैप्टर 2 है उसमें 5 से लेकर 37 सेक्शन जो है वो किस पे अप्लाई होते हैं? बोथ प्रॉपर्टीज, वेदर इट इज मूवेबल और वेदर इट इज इमूवेबल। और 38 से लेकर 53 ए सेक्शन, 53 नहीं है, 53 ए जो सेक्शन है, ये ओनली अप्लाइज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप ये देखो, चैप्टर को भी डिवाइड कर दिया इन्होंने, चैप्टर को भी प्रॉपर्टी वाइज डिवाइड कर दिया कि ये जो अप्लाई होता है ये अप्लाई होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी बोथ। और ये जो सेक्शन है 53 38 से 53, ये अप्लाई होते हैं अप्लाई होते हैं केवल मूवेबल प्रॉपर्टी पे। ये गलत लिख दिया यहाँ पे, यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं चैप्टर जो 3 से लेकर 8 है। कैसे? चैप्टर जो 3 से लेकर 8 है वो वेरियस टाइप्स बता रखे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस किस तरीके से की जा सकती है। देखो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है वो सारी चीजें लिख दी। आप किसी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, आप किसी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ नहीं देखती हूँ, आप क्या कर सकते हो, किसी प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। यदि आपको लोन लेना है तो किसी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, मोर्गेज कर सकते हो। आप किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे सकते हो, आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हो, लाइक लीज पे दे सकते हो। और और क्या बच गया, एक्सचेंज। आप किसी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, एक्सचेंज में बता देती हूँ। एक्सचेंज में पैसे नहीं लिए जाते, कहीं ना कहीं यदि कोई चीज एक्सचेंज हो रही है तो वहां पे क्या होता है, कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा वस्तु विनिमय। प्रॉपर्टी, एक इंसान प्रॉपर्टी दे रहा है और दूसरा इंसान भी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज। और एक एक्शनेबल क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है बस। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये टाइप्स हैं। आप किसी प्रॉपर्टी को किस किस तरीकों से, किस किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। सेल हुआ, मोर्गेज हुआ, लीज हुआ। इनके सेक्शंस याद रखने हैं, क्या याद रखने, सेक्शन कि 54 से 57 अपने सेल्स बता रहा है, 58 से 104 मोर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट्स, एक्शनेबल क्लेम, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, और क्या लिखा हुआ है। देखिए, पहले आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि अभी यहाँ तक कोई
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते, जब तक मैं ये देख लेती हूँ। क्योंकि मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। द थर्ड लॉ कमीशन ही लिखा हुआ है, ठीक है मैम, जो भी आप बता रहे थे वो थर्ड लॉ कमीशन है, जिसने हमें एग्जाम मतलब जिसने भी प्रिपरेशन कराई होगी उस टाइम उन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन, तो टीपीए इंट्रोड्यूस हुआ है बाय थर्ड लॉ कमीशन, ठीक है, ये आप याद रख लेना। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, अभी आपको किसी और तरीके का डाउट है तो वो एक बार पूछ लीजिए। बाकी आप क्या करोगे, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको, 4 से 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 4 मिनट का मैक्सिमम, लाइक 9:41 हो रहे हैं, 9:45 पे मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगी। आप इस जो चार्ट है, ये जो फॉर्मेट है, इसको क्या करोगे, इसको याद करोगे। हमारा काम पढ़ना नहीं है, हमारा काम याद करते जाना है, तो एक बार इसको माइंड में याद रख लोगे तो आपको ऐसे याद रखना है कि ताकि आप लाइफ टाइम इसको याद रख पाओ कि कैसे कैसे टीपीए डिवाइडेड है। ये लास्ट में एक्शनेबल क्लेम है, ये स्क्रीन पे अभी आ नहीं रहा है, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम है, इसको याद रखो। 9:45 पे मैं दोबारा क्लास एक बार ऑन करूँ। मैम हाँ, 38 to 53 इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है या मूवेबल पे? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, वो वहां पे मैंने ओके वो मूवेबल लिख रखा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ये क्या है, मैंने रात को 11 11:30 बजे बैठ के नोट्स बनाए हुए हैं, तो हो सकता है नहीं में यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ओके मैम ओके। एंड मैम एक एक्शनेबल क्लेम को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए मैम। जब भी हम क्लास सिंपल वे में। पढ़ेंगे ना एक्शनेबल क्लेम की, मतलब अभी जब हम डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज, क्योंकि अभी यदि मैंने एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया ना, वो पूरी क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो एक्शनेबल क्लेम अभी जैसे कल की क्लास में मैं इसको डिफाइन करवा दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो ठीक है, 9:46 तक या 9:47 तक का मैं आपको टाइम देती हूँ। एक बार आप याद कर लीजिए और अपने नोटबुक में बना के देख लीजिए कि आपने क्या क्या याद करा। देन आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और एक बात का ये चीज का भी ध्यान रखना, देखो मैं आपको जैसे मैंने अब आपको सारे क्वेश्चंस जो भी हैं मैंने आपको याद करवा दिए, यदि मैं कल की क्लास में पूछूं तो आप लोगों को आंसर आने चाहिए, ठीक है। और अभी ये पढ़ने के बाद में एमसीक्यू, यदि आपके पास में कोई भी बुक अवेलेबल हो तो एमसीक्यू जरूर से करना। और प्लीज यदि बुक अवेलेबल नहीं हो, थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करके, क्योंकि आप एक चीज हमेशा याद रखो कि यदि हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न ज्यादा मिलता है। और यदि हम हमारे पैसे बचा कर रखेंगे तो कुछ भी नहीं, मैं ये सोचूं कि नहीं मुझे लैपटॉप नहीं खरीदना है, मान लीजिए मैंने ये क्लास स्टार्ट करी, मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना मैं कब मोबाइल पे ही पढ़ा दूंगी, तो मोबाइल पे ऑफकोर्स उतनी क्वालिटी नहीं आएगी। तो हमेशा आप ये चीज का ध्यान रखो कि यदि आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, यदि आपको कहीं पे फ्री की चीज मिल रही है या पेड वर्जन मिल रहा है, आई प्रेफर पेड वर्जन में जाओ। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आपको लग रहा है कि यार मैं एमसीक्यू तो ऑनलाइन देखकर पढ़ लूंगी, बिल्कुल ऐसा दिमाग में लाने की कोशिश ही मत करना। आप एक अच्छी सी एमसीक्यू की बुक खरीदो और जैसे भी मैं पढ़ाऊं, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं, और वहां जाकर आप घर पर क्या करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। आ जाइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर पर। चैप्टर 1 कहाँ से कहाँ तक था, ईरा मैम, जो भी है आप बताएं, चैप्टर 1 कहाँ से कहाँ तक था, कौन से सेक्शन से? 1 to 4। 1 to 4 से आ जाइए, चैप्टर 1 जो हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज माइक एंड परीक्षा मंथन, जो मैं करती हूँ परीक्षा मंथन करती हूँ, वो एक बार आप देख लीजिएगा आपको कौन सी सही लगे। आ जाइए चैप्टर सेक्शन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जुलाई 1882 को आया था। एनेक्टमेंट 17 फेब 1882 था। और ये एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि वेदर इट इज अ एग्जॉस्टिव लॉ। जी नहीं, क्यों नहीं है एग्जॉस्टिव लॉ? कि
आपको जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ग्लिम्पसेस लेने पड़ेंगे। काफी चीजें ऐसी है जो आप इसको अकेले पढ़कर, मतलब होता है ना कि भाई एक गाड़ी के दो पहिए, तो यहाँ पे यदि टीपीए पढ़ रहे हैं तो आप इसको एग्जॉस्टिव नहीं मान सकते इसके सेक्शंस को कि 137 है इसमें सारी चीजें समाहित है। जी नहीं, इसके साथ में हमको अदर एक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। अब मैंने आपको क्या बोला है कि मैं आपको बेस से पढ़ाऊंगी कि अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसको ये नहीं पता हो कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए इस दिन ये एक्ट लागू हुआ है तो इस दिन के बाद से अप्लाई होगा, ये होता है कि इसका क्या है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। और यदि कोई एक्ट आपको कहे कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब जिस दिन से ये एप्लीकेबल हुआ है उसके पहले से भी ये एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार हैंड रेज कर दो। रेट्रोस्पेक्टिव वैसे बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। ये 1 जुलाई 1882 से आया है ना, तो इसका इफेक्ट 1 जुलाई 1882 के बाद से ही है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। और ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिपील ऑफ एक्ट। यदि आप सेक्शन 2 पढ़ेंगे बेयर एक्ट्स में से, ठीक है, ऑफकोर्स मैं आपको नोट्स दूंगी, बेयर एक्ट में से आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन नोट्स पढ़ो फिर बेयर एक्ट पढ़ो। आप कैसे पढ़ोगे? कभी भी कोई एग्जाम में आप प्रिपरेशन करो, पहले सिंपल से स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि हमें इसकी बुक खरीदनी है। पहले आप क्या करो, पहले नोट्स पढ़ो फिर बेयर एक्ट। अब यदि आप सेक्शन 2 पढ़ोगे बेयर एक्ट में से, नहीं समझ में आएगा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल सी बातें लिखी हुई है कि जो सेक्शन 2 है, मतलब जो टीपीए है, कहाँ अप्लाई नहीं होता है। कहाँ अप्लाई नहीं होता है? चैप्टर 2 जो है वो मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टीपीए कहाँ अप्लाई नहीं होता है? चैप्टर 2 जो कहाँ से कहाँ तक है, ये कहा किस पे अप्लाई? मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता। ऐसे एनेक्टमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता जिसे रिपील नहीं किया गया है, मतलब जो पुराने कुछ ऐसी चीजें हैं, पुराने जो ऐसे कस्टम्स हैं, यूजेस हैं, जो अभी तक एनफोर्समेंट में है, जिनको अभी तक रिपील नहीं किया गया है, उन पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और वापस ये है कि ऐसी कोई राइट और लाइबिलिटीज, मैंने क्या कहा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज जो इस एक्ट के आने से पहले ही क्या हो गई थी, डिटरमाइन हो चुकी थी, उस पर ये इफेक्ट नहीं डालेगा। तो एनी राइट और लाइबिलिटी अराइज आउट अ लीगल रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर दिस एक्ट कम इनटू द फोर्स, कि ये एक्ट फोर्स में आया उससे पहले यदि कोई लीगल राइट्स या लाइबिलिटी क्या हो चुकी है, अराइज हो चुकी है, उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और जनरली अप्लाइज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, क्या लिखा हुआ है, जनरली अप्लाई ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब हम टीपीए की बात करेंगे तो ये केवल, मतलब केवल नहीं, प्राइमरली किस पे अप्लाई होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। लेकिन सेक्शन 5 से लेकर 37 हम बात कर चुके हैं पहले, ये सेक्शन 5 से लेकर 37 मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है। तो जनरली जब हम टीपीए देखेंगे तो हम यही बात करेंगे, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया, लेकिन जब हम सेक्शन 5 से लेकर 37 तक की बात करते हैं, उसके अंदर कंसीडर किया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। अब आपको यदि किसी भी तरीके का डाउट है, अब जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, जेजे की क्लास स्टार्ट होगी, जो मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड जो है, जो मतलब आपको क्या करवा रही है, जो मेरे साथ में कोर्स कंप्लीट करवा रही है, वो आपको कंप्लीट करवाएगी जेजे का कोर्स। यदि आपको किसी भी तरीके का डाउट है क्लास को लेकर, एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम क्लासेस सैटरडे संडे भी होगी ना? सैटरडे को होगी, संडे को एक बार बता दीजिए। संडे का जब भी होता है ना डिसाइड, तो हम ग्रुप पे पूछ लेते हैं कि आपको क्लास लेना है, और जो भी मैक्सिमम वोटिंग होती है उसके हिसाब से हम क्लास ले लेते हैं। अदरवाइज सैटरडे और को मैम क्लास होगी। मैम आपने ये जो बुक बताई है परीक्षा मंथन, मैम इसमें चैप्टर वाइज बाइफर्केशन हो रखा है एमसीक्यूज चैप्टर का? वाइज बाइफिकेशन है, और है ना सब्जेक्ट वाइज। पहले एक सब्जेक्ट स्टार्ट है, फिर देन चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर में भी पार्ट वाइज भी है, मतलब मान लीजिए सेक्शन 1 से 5 है, तो सेक्शन 1 से 5, 1 से लेकर 5 तक इन्होंने पहले बता रखे हैं क्वेश्चन, फिर 6 से 11, मतलब सेक्शन वाइज बात है। पहले चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज है, फिर चैप्टर वाइज है, फिर चैप्टर में भी सेक्शन वाइज है। ओके मैम, थैंक यू। और किसी मैम एक बार लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता देंगे?
कौन सा था लास्ट वाला पॉइंट? दिस वन? यस यस। हाँ, सबको कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि मैंने नोट्स में थोड़ा सा गलत लिख दिया। जब हम चैप्टर 2 की बात करते हैं, माइक ऑन करिए। चैप्टर 2 जी के सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 5 to 53A। सबको याद रहना चाहिए 5 से लेकर 53A तक क्या है, चैप्टर 2 के क्या है सेक्शन से स्टार्ट। अब 5 से 53A को भी कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया? श्रेया मैम माइक ऑन करिए। 2 पार्ट्स में मैम। पहले सेक्शन को कैसे डिवाइड किया गया है? 5 5 से, to 37। और दूसरे को कैसे डिवाइड किया गया? 38 से 38 to 53A। 53A। जो 5 से लेकर 37 है वो दोनों पे, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होते हैं, मूवेबल और एंड इमूवेबल। इमूवेबल। और 38 से लेकर 53 है वो केवल अप्लाई होते हैं इमूवेबल। जी लाइन यहाँ तक तो समझ में आए? बस ये चार्ट को माइंड में रख लोगे तो समझ में। अब सेंटेंस पढ़ो। जनरली अप्लाइज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट सेक्शन 5 से लेकर 37 अप्लाइज ऑन, टू लगाया मैंने, पर भी। तो यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, मैंने इस नोट्स में लिख दूंगी कि सेक्शन 5 से लेकर 37 अप्लाइज ऑन बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल, ठीक है। ओके ओके। देखो यहाँ पे वर्ड लगाया मैंने टू, ओनली नहीं लिखा, ठीक है, ओनली नहीं लिखा, मैंने लिखा है टू, कि मूवेबल पे भी अप्लाई होता है और इमूवेबल पे भी अप्लाई होता है। डन। ओके मैम, जितना थैंक यू। आज मैंने पढ़ाया आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और टीपीएम आगे भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं रहना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही पढ़ेंगे। और पॉइंट वाइज, ऐसे जब आप मेरे नोट्स कभी देखोगे मैं बुलेट वाइज पढ़ाती हूँ कि एक एक बुलेट, यदि 10 लाइन लिखी हुई है ना तो 10 लाइन को भी मैं 10 बुलेट में उसको क्या कर दूंगी, कन्वर्ट कर दूंगी। तो आप उसको क्या करो, अच्छे से याद रखो। और किसी को कोई क्वेरी? मैम मैम जजमेंट राइटिंग का बता दीजिए एक बार कि आप क्लासेस कब कैसे करें? लोगे? देखो जजमेंट राइटिंग की